तो लग चुकी है अदालत और आज की अदालत बहुत विशेष होने वाली है। कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर हमें चर्चा करनी है और आज की थीम बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि एक शेयर आपका जीवन बदल सकता है, यानी कि एक सही निवेश, एक सही ट्रेड, एक सही शेयर आपके जीवन को बदल देने की ताकत रखता है। तो कैसे उस शेयर तक पहुंचा जाए और क्या सोच होनी चाहिए, उसकी चर्चा आज के अदालत में करेंगे। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड होने लगी है। अभी उस तरह की ठंड नहीं है जिस तरह की ठंड की उम्मीद आप दिसंबर में करते हैं, लेकिन ठीक ठाक अब मौसम हो गया है और आप सबका इस अच्छे मौसम में, और हाँ, बाजार का मौसम भी काफी सुधर गया है। एक समय तो लग रहा था कि बस रैली की समाप्ति की घोषणा लोग कर चुके थे, बड़े ही डिसअपॉइंट हो गए थे, नेगेटिव हो गए थे। लेकिन अब आप देखें, लोगों में दोबारा से नया जोश, नई स्फूर्ति, नया उत्साह देखने को मिल रहा है और आने वाला जो साल है 2025, इसको लेकर के लोगों के मन में नई उम्मीदें हैं। तो 2025 की भी बात करेंगे और 2024 की बात करेंगे। जो बचा हुआ काल है 2024 का, उसकी चर्चा भी करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय भाटिया जी लिख रहे हैं कि सर आपसे चार्ट देखना है सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी, आज जुड़ने के लिए। और अरे वाह, बहुत बढ़िया। और हमारे विजय कुमार जी लिख रहे हैं कि स्मॉल केस के जरिए जो मैं शुरू करें आज की अदालत को। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की अदालत में जुड़ने के लिए। आइए, इस सप्ताह बाजार तो बड़ा अच्छा रहा, देखिए बहुत शानदार रिकवरी हुई और बहुत इंटरेस्टिंग मूव हमें निफ्टी पर आता हुआ दिखा। तो आइए बिना समय खोए सबसे पहले सीधे कुछ करते हैं निफ्टी के चार्ट की ओर। तो ये लीजिए, चार्ट है आपके सामने हाजिर और ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। वाह क्या चार्ट है। अब आप देखिए निफ्टी में गिरावट आई। आपको याद होगा कि 2 सप्ताह पहले एक पैटर्न का जिक्र मैंने किया था जिसको बुलिश हारमी पैटर्न कहते हैं। बुलिश हारमी बना निफ्टी के वीकली चार्ट पर और एक मेजर फिबोनाची लेवल तक निफ्टी फिसला, वहीं से पुल बैक आया और पुल बैक भी अच्छा जबरदस्त जोरदार पुल बैक आया। आप देखिए यहां पर जो लो लगा था वो 23,500 का था और अब आप देख रहे हैं 24,600 के ऊपर, यानी कि लगभग 1,000 अंकों की तेजी निफ्टी में हम देख चुके हैं। तो 1,000 पॉइंट का बड़ा पुल बैक निफ्टी में आया है जो कि मामूली नहीं है, इंपॉर्टेंट है और ये पुल बैक जो है क्रिटिकल है। तो कुल मिलाकर के ट्रेंड पर असर नहीं पड़ा, हायर बॉटम क्रिएट हो गए और एक सबसे अच्छी बात जो हुई है वो है कि एक क्लियर सपोर्ट इमर्ज हो गया है। एक संशोधित नेकलाइन या फिर कहें कि एलओसी आपको चार्ट पर रखना चाहिए। ये लेवल 23,600 का है, ये लेवल 23,600 23,500 मान लीजिए, और ये 23,500 जो है दिस इज नाउ द मेजर लेवल फॉर द निफ्टी। तो ये आपके सामने एलओसी हो गई। आप जब चार्ट देखें तो उस पर ये लेवल जरूर अंकित कर लें। ये लेवल अब जो है निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये लेवल टूटता है मान लीजिए, तब आपको ये पता लगेगा कि हाँ फिर से वापस से कुछ परेशानी है, अन्यथा बहुत मुमकिन है कि एक टाइम वाइज करेक्शन कंसोलिडेशन निफ्टी में देखने को मिले और फिर आपको रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड मिले। हाँ, अब देखिए रेजिस्टेंस कहाँ है। अब देखिए रेजिस्टेंस, एक सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 26,200 पर ये तो रेजिस्टेंस होगी ही। एक मामूली या कहें कि आंशिक रेजिस्टेंस यहां पर इन स्तरों पर भी है। इसीलिए आप देखिए इस सप्ताह का हाई मिलाइए तो इस सप्ताह का जो हाई है वो है लगभग 24,850 और ये जो रेजिस्टेंस है ये जुलाई में कायम हुई थी और इस समय भी जो हाई था वो 24,860 था। तो आप देखिए कि 24,850 एकदम इमीडिएट रेजिस्टेंस है और उसके बाद सीधे फिर 26,200 के लेवल्स हैं जो कि निफ्टी के लिए आने वाले समय में रेजिस्टेंस रहेगी, बड़ा लेवल है। तो ये आपके सामने कुल मिलाकर के चीजें हैं, ठीक हैं, स्थिति काबू में, नियंत्रण में, पॉजिटिव है। स्टॉक्स में अच्छा मूव आते हुए दिखा हमें। कई सारे ऐसे चार्ट्स हैं जिनमें बड़ा जबरदस्त मोमेंटम बना है, नए ब्रेकआउट्स आते हुए नजर आ रहे हैं इस बाजार में। तो बावजूद इसके कि लोग बड़े नेगेटिव हो गए थे, हम कई सारी नेगेटिव चीजें सुन रहे थे और लोग बात करने लगे थे कि निफ्टी 20,000 हो जाएगा, बड़ा क्रैश आएगा, करेक्शन आएगा, बढ़ गया है बहुत और ये सब, लेकिन बावजूद उसके बहुत ही इंटरेस्टिंग शार्प पुल बैक निफ्टी में आते हुए हमने देखा, विच इज वेरी हार्टनिंग एंड जिससे इंकरेजमेंट मिला है। तो ये स्थिति है। अब ये लेवल्स आपको चार्ट पर ठीक से मार्क कर लेने हैं और इसके बाद आप आइए एक बार बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी है। कुल मिलाकर के देखें तो ये एक वीक स्पॉट बना हुआ है। चलिए इसकी चर्चा करेंगे, इसके आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से इंडिया विक्स देखते हैं क्योंकि हमने देखा कि थर्सडे को बहुत वॉलिटिलिटी थी। ये इंडिया विक्स है, ये कैप्चर नहीं कर पाती। अब जो वॉलिटिलिटी आ रही है मार्केट में उसको ठीक ढंग से इंडिया विक्स कैप्चर नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है कि इंडिया विक्स अब उतना रेलिवेंट टूल या फिर इंडिकेटर नहीं रहा है। तो आपने देखा थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी यकायक गिरा, उसके बाद रिकवरी आई फ्राइडे को और ये सब चला, लेकिन वो कैप्चर ठीक ढंग से हमारी निफ्टी इंडिया विक्स नहीं करता है। तो ये इंडिया विक्स 13-14 के आसपास चल रहा है, तो यहां से कोई नेगेटिव संकेत नहीं है। यूएस मार्केट की तो हमने नहीं लिए, ये यूएस मार्केट है जहां बड़ी रैली बनी और उसके बाद कुछ करेक्शन आता हुआ दिखा। ये आपके सामने यूएस मार्केट है, इस सप्ताह गिरा है लगभग 0.6%, ये डेली चार्ट है और हमने देखा ये थर्सडे को भी गिरा, फ्राइडे को भी गिरा। तो यूएस मार्केट में मामूली सी कमजोरी है, मामूली तो नहीं कहेंगे बट हाँ कमजोरी आ रही है थोड़ी बहुत, और इतनी बड़ी तेजी के बाद स्वाभाविक भी है कि कुछ कमजोर होगा इंडेक्स, तो वही होता हुआ नजर आ रहा है। ये यूएस है
और एक बार नेस्डेक देख लेते हैं। ये आपके सामने नेस्डेक आ गया। तो ये असल स्टोरी यूएस की ये है, वो नहीं है जो पिछला चार्ट देखा, ये है रियल स्टोरी कि नेस्डेक आप देखिए इट इज ट्रेडिंग एट 19,850 विच इज क्लोज टू इट्स लाइफ टाइम हाई। और आप देखिए कि 20,000 नेस्डेक होने वाला है। और मुझे याद है कि एक जमाना था आज से कई साल, ये 2000 की रैली है, और जब ये बस्ट हुआ था, .com बस्ट हुआ था, उस समय लोग नेस्डेक ही देखा करते थे। तब 11-1200 तक नेस्डेक नीचे आ गया था, और वो नेस्डेक आज आप देखिए 20,000 को दस्तक दे रहा है। तो जबरदस्त मोमेंटम हमने नेस्डेक पे ओवर द इयर्स, बहुत बड़ी वेल्थ बनी है लोगों की जिन्होंने टेक्नोलॉजी कंपनीज में यूएस में इन्वेस्ट किया। आप देखिए कितने बड़े नए आइकॉनिक कंपनियां क्रिएट हुई हैं, टेस्ला है, आप देखिए एप्पल है, ये सब कुछ हुआ। तो देयर इज ह्यूज वेल्थ हैज बीन मेड ऑन नेस्डेक, और नेस्डेक इज अप्रोचिंग 20,000 लेवल्स। तो ये एक अच्छा संकेत है, यूएस मार्केट से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा कोई वरी स्पॉट नहीं है, ओवरऑल ठीक स्थिति है, पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग है। तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, फोकस होकर के करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट का ध्यान रखें, एलओसी का ध्यान रखें, जहां एग्जिट आ गया एग्जिट कीजिए। अब देखिए आपको याद होगा कि जब अभी क्रैश आ रहा है या करेक्शन आया पीछे, तभी भी मैंने आपसे बार बार यही अपील की थी कि चार्ट्स देखिए, सुनी सुनाई बातों पर न जाइए। कोई कह रहा है बहुत बड़ी मंदी आएगी, कोई कह रहा है बहुत बड़ी तेजी आएगी, इन चीजों पर न जाए। किसी को भी कुछ भी विश्वास के साथ नहीं पता होता है। हमारा काम अपने विवेक से निर्णय लेना है, और अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए चार्ट्स देखिए। अगर आपके चार्ट पर एलओसी टूट रहा है, स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, जरूर निकलिए शॉक से तुरंत, बिना समय गंवाए। लेकिन अगर चार्ट पर कोई ऐसा नेगेटिव संकेत नहीं है, तो केवल पैनिक होकर के आप अपना अच्छा शेयर बेच दें इसलिए क्योंकि आपको अजीब सा डर लग रहा है या कुछ सुनने को मिला है, तो अफवाहों पर पैनिक ना करें। बिल्कुल संयम से और बिल्कुल एक कहें कि ऑब्जेक्टिवली आपको निर्णय करना है। तो ये हमारे सामने नेस्डेक का चार्ट है जिसमें जबरदस्त मोमेंटम बनते हुए हमने पिछले कुछ सप्ताह में देखा। अच्छा, इस बीच कई सारे लोग आ गए हैं और कुछ लोग आ रहे हैं, आप सबका फिर एक बार स्वागत करूंगा। हाँ, एक शिवम उपाध्याय जी के सवाल से आज की चर्चा को शुरू करते हैं। युवा लग रहे हैं शिवम जी, नए यंग पर्सन हैं, और इनका सवाल यह है कि सर क्या फुल टाइम ट्रेडिंग एक करियर बन सकता है? प्लीज गाइड। क्यों नहीं बन सकता है? देखिए, विदेशों में आप कभी जाएं तो आप देखते हैं कि वहां पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में काम करते हैं, बहुत सा धन अर्जित करते हैं, बहुत समाज में सम्मान है उन लोगों का जो कि ट्रेडिंग करते हैं। इसको बहुत ही मेंटली चैलेंजिंग और बहुत ही कहे कि एक ऐसा काम माना जाता है जिसमें ब्रेन्स की जरूरत होती है, जिसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए, जिसमें इस तरह की नॉलेज की जरूरत है। तो लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हमारे यहाँ अभी तक ट्रेडिंग को उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं मिला है, लेकिन ट्रेडिंग इज डेफिनेटली अ करियर। हाँ, लेकिन क्या इतने लोग ट्रेडर बन सकते हैं जितने सोचते हैं? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ट्रेडिंग कर लूं, तो क्या हर व्यक्ति अच्छा सफल ट्रेडर बनेगा? नहीं। ट्रेडिंग भी किसी और व्यवसाय करियर की तरह एक डिमांडिंग करियर है, जहां पर कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपना रिस्क लेना पड़ता है, धीरे कहीं से शुरू करना पड़ता है, कुछ समय से सीखना पड़ता है, और फिर जाकर के आप इस लेवल पर आते हैं जहां आप प्रोफेशनली ट्रेड कर पाते हैं, या आप कंटिन्यूअस बेसिस पर लगातार प्रॉफिटेबल होते हैं। तो ये करियर है, लेकिन मुश्किल करियर है। एक बैकअप करियर जरूर रखना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग या कहें स्लैश इन्वेस्टिंग ये फुल टाइम करियर है। उसी तरह इन्वेस्टिंग भी एक करियर है। हम कहते हैं कि केवल ट्रेडिंग करियर है, कितने ही ऐसे बड़े, वॉरेन बफेट का करियर क्या है? इज एन इन्वेस्टर। सो इन्वेस्टिंग ऑल्सो इज अ करियर। तो अगर आप उसको करियर की तरह देखेंगे तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आप ज्यादा व्यवसायिक दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे, और आप ये जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, लॉसेस हैं, अभी कमाई अभी नुकसान, इस फेर से बाहर निकलकर एक बड़ी तस्वीर देख पाएंगे। और जब आप इस तरह सोचते हैं तो आपका व्यू पॉइंट बदल जाता है। आप उसको कुछ समय देना चाहते हैं, 2 4 5 साल के बाद आप उस लेवल पर आते हैं जहां आप कहें कि हाँ, अब ये जो है अच्छा चलेगा या स्टेबल चलेगा। एक चीज और यहां कहता हूं, ये जो उम्मीदें हैं कि पहले साल में, जैसे आपने अभी ट्रेडिंग करियर शुरू किया अपना, और आप चाहते हैं कि पहले महीने से ही बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हो जाए, या कोई ऐसा स्टॉक ले लूं जो कि डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाए, तो शुरू शुरू में नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, इट इज लाइक एनी अदर करियर। तो इसको वक्त देना पड़ेगा, आपको अपना रास्ता खोजना पड़ेगा। कुछ बार आप नुकसान भी सहेंगे, कभी आपको बड़ी सफलता भी आकस्मिक मिल जाएगी, लेकिन यू हैव टू स्टिक टू द प्लान, स्टिक टू द कोर्स, और आप देखेंगे और धीरे 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 करके आप अपने मकाम तक आएंगे। तो थोड़ा पेशेंस मांगता है काम। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक करियर लेना चाहिए, जरूर इसको सीखिए, शुरू कीजिए, छोटे लेवल पर शुरू कीजिए। कहीं जॉब करके कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस आजकल हैं। और उसके बाद आप जब लगता है आपको कि नहीं, अब मैं अपने लिए ट्रेड कर सकता हूँ, प्रोफेशनली कर सकता हूँ, जरूर कीजिए। तो ट्रेडिंग इज अ करियर, बट इट इज अ करियर फॉर द हार्ड वर्किंग, जो पूरा फोकस होकर के कर रहे हैं, जो इसको सीरियसली ले रहे हैं, उनके लिए करियर है। अब आप देखिए कितने सारी दुनिया भर में एचएफटी कंपनीज खुल गई हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करती है, करोड़ों खरबों रुपए का प्रॉफिट बनाती है। ये जो कंपनियां हैं, इनके यहाँ मैथ्स के पीएचडी और मैथ्स के जो हाईएस्ट लेवल के एजुकेशन जिनको मिली हुई है, वो लोग काम करते हैं। तो एचएफटी में आप उनको भी ट्रेडर ही कहेंगे, क्योंकि कर तो वो ट्रेडिंग ही रहे हैं, लेकिन वो मैथमेटिकल मॉडल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप भी ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के भी बहुत आयाम है।
स्पेकुलेशन इज नॉट ट्रेडिंग, ये याद रखिएगा मेरी बात। स्पेकुलेशन, सट्टा करना इज नॉट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज अ प्रोफेशन। जैसे आप देखिए कि ट्रेडर्स होते हैं, आड़ती होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, तो ट्रेड करते हैं, तो उसी भावना से आप कर रहे हैं तो बिल्कुल करियर है। लेकिन आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं आइडल कि चलो ले लेते हैं, देखा जाएगा, 5 कॉलें ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, देखेंगे, बढ़ गया तो ठीक, नहीं बढ़ा तो फिर काट लेंगे, देख लेंगे। ये जो इस भावना से किस्मत आजमाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो दैट इज नो करियर एट ऑल, दैट इज वेस्टिंग टाइम, एनर्जी, मनी, एवरीथिंग। लेकिन अगर आप इस भावना से ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं, एक सिस्टम है, एक प्लान है, एक मॉडल है, और फिर आप उसमें रिस्क लेते हैं, तो दैट इज अ करियर, और उसके लिए आपको काम करना है। तो शिवम जी, आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया। मुझे लगता है कि आपके सवाल में बहुत लोगों का सवाल शामिल होगा। अच्छा, एक हमारे GFR ग्रुप है, ये कहते हैं मेरा नाम तो नहीं लेते हो। भाई, आपने अपना नाम नहीं लिखा है, GFR ग्रुप लिखा है, लेकिन अब आपकी तस्वीर मैंने यहां चला दी है, तो देखिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। ग्रेट। हाँ, एक हमारे शिवाराम साहब है। शिवाराम साहब का प्रश्न ये है कि आपको मेरा प्रणाम, ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है, बस माइंडसेट की वजह से लॉस हो जाता है, प्लीज मदद करें, माइंडसेट और ईगो को कैसे कंट्रोल करें, प्रॉफिट तो कैसे रख ही सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और सबसे बड़ी बात शिवाजी क्या है कि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि माइंडसेट का इशू है, ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर जिन ट्रेडर से मैं मिलता हूं, किसी को भी आप कहें कि भाई इसमें दोष जो है वो इस वजह से है कि आप अपना ईगो कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस पर काबू नहीं ला पाते हैं, तो लोगों को लगता है कि हमारे इमोशंस दोषी नहीं है, हमारे चार्ट्स में शायद कुछ कमी है। चार्ट्स में कमी नहीं होती है, चार्ट्स तो वैसे ही है, आप भी वही चार्ट देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं। इमोशन है, आपके अंदर की इंस्टिंक्ट है, आपका जो स्ट्रेस है, वो चीजें। और यही बात शिवाजी ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मास्टर करना। सबसे ज्यादा समय भी इसमें लगता है। तो आपने जो बात कही बिल्कुल सही है, आपकी समस्या सभी की समस्या है, लेकिन इसको भी काबू करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, प्रोवाइडेड आप एक सिस्टम बना लें। जब तक आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं रखते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच नहीं रखते हैं, तब तक ये रिस्की लगता है, डिफिकल्ट लगता है, माइंडसेट पे कंट्रोल नहीं होता, प्रॉफिट जल्दी बुक हो जाता है, लॉस के ट्रेड पड़े रहते हैं। जो आपने ईगो की बात कही, कई बार लोग सोचते हैं अरे यार मैंने खरीदा शेयर, गिर गया तो क्या होगा, देखा जाएगा, आ रहा है एग्जिट तो कोई बात नहीं, लॉस नहीं देंगे, देख लेंगे, कभी ना कभी दाम आ ही जाता है। इस तरह की भावनाएं मन में आ जाएंगी। जब प्रॉफिट आएगा तो लगेगा एक बार तो बुक कर ही लेते हैं, क्या हर्ज है प्रॉफिट बुक करने में, फिर कुछ और ले लेंगे। तो ये जो भावनाएं हैं, ये आपको सही निर्णय लेने से रोकती हैं। यानी कि आपके जो पूर्वाग्रह हैं, जो न्यूरो पाथवेज आपके मन में बने हुए हैं, वो आपको एक ही तरह से ट्रीट करने को कहते हैं, एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करने को कहते हैं। अगर आपको अपना रिस्पॉन्स बदलना है तो उसके लिए अपने मेंटल जो आपका थॉट प्रोसेस है उसमें बदलाव लाना पड़ता है, और यही सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है। और इसको देखने के लिए क्या है कि यू नीड टू डेवलप एन इफेक्टिव सिस्टम। तो वो सिस्टम है जिस पर आपको फोकस करना है, बाकी माइंडसेट कंट्रोल हो जाता है। अगर आप रूल्स बना लें, रूल्स को बहुत ही दृढ़ता के साथ फॉलो करें, तो रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, इस बीच मनीष तिवारी जी कह रहे हैं कि सुबेक्स देखिए एलओसी नहीं ड्रॉ हो रही है। अच्छा, आइए देख लेते हैं ऐसा कैसे। तो आपके सामने ये चार्ट सुबेक्स का, इनसे एलओसी नहीं बन रही थी। बड़े दिनों बाद किसी ने सुबेक्स का जिक्र किया है। सुबेक्स में देखिए बड़ा सिंपल सा चार्ट है सुबेक्स का। एक ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट 8-9 रुपए के आसपास हुआ था, उसके बाद हमने बड़ी जबरदस्त तेजी देखी, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहां पर अब कायम हो गई है 37 रुपए के आसपास, फिर ब्रेकडाउन हुआ। पहली एलओसी जो टूटी वो यहां इन लेवल्स पर ही टूट गई थी। तो अगर आपने चार्ट ठीक देखा होता तो यहां 40 रुपए पर आपको अच्छा निकास मिल गया था, एग्जिट मिल गया था। 40 पर न निकले हों तो फिर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट आपने देखा कि एक बैंड में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ये बैंड का अपर एंड है और ये बैंड का लोअर एंड है। तो कुल मिलाकर के देखिए कि बैंड के लोअर एंड के करीब ही फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है सुबेक्स, और ये लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एलओसी यही डाल दीजिए, बस 24 के आसपास एलओसी डाल दीजिए क्लोजिंग बेसिस पर, वीकली चार्ट्स पर। अच्छा, ये हम मंथली चार्ट देख रहे हैं, माफ कीजिए, ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट का लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं वीकली चार्ट देख रहा था, ये मंथली चार्ट है, और ये बैंड है जो सुबेक्स, अब ये ज्यादा रिफाइंड लाइन बनी। तो एलओसी कहां डालनी है, अब अगर एलओसी डाल रहे हैं तो 22 रुपए पर डालें, लेकिन जो सही एग्जिट का सिग्नल था वो यहीं पर 43-40 के आसपास आ गया था। 22 रुपए का लेवल टूटेगा तब एलओसी भंग होगी, ये मार्क करके चल। ये 2 लाइंस डाल देंगे और इस चार्ट में देखने योग्य कुछ नहीं। 2 चीजें आप नोटिस करेंगे इस चार्ट के बारे में, कि आप देखिए कि 2023-24 में स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, 21 से लेकर 40-100% का गेन होता है, लेकिन उसके अलावा कोई मीनिंगफुल कंटिन्यूअस अपट्रेंड या वैल्यू क्रिएशन नहीं हुआ। जबकि आप देखिए इस पीरियड में आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी, सुबेक्स वंचित रहा, उसमें हिस्सा नहीं ले पाया,
और ये जो स्थिति है ये बहुत अच्छी नहीं होती। मैं हमेशा उन स्टॉक्स के साथ रहने की सलाह देता हूँ जो बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हो, आउट परफॉर्म कर रहे हो। ये बाजार को, अपने इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा और बहुत से इंटरेस्टिंग प्रश्न आ रहे हैं। एक हमारे हाँ भाई, ये कौन है? ये है हमारे नक्साद गेमिंग। वाह! कह रहे हैं, कुणाल सर जय श्री राम, आपका सिखाने का अंदाज बहुत सरल सहज है। आपके द्वारा चार्ट देखना सिखाया जाता है क्योंकि बिल्कुल आसान तरीके से सीखना है, लाजवाब है। ये हमारे राजेश सास सरावत मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश जी, और आपने जो संदेश भेजा बहुत अच्छा लगा। प्रयास मेरा रहता है कि भाई जो हम बात करें सबको समझ आए, और बहुत सिंपल होता है एनालिसिस, आसान नहीं होता है लेकिन होता सिंपल है। दोनों में फर्क होता है। सिंपल मतलब कि आपको पता होता है कि ऐसे 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 सब होगा, ये देखना है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना, उस पर उसको अमल करना आसान काम नहीं होता है। तो इट इज सिंपल बट नॉट इजी, और ये है एनालिसिस। लेकिन आपका ये जो संदेश आपने भेजा बड़ा अच्छा लगा मुझे। और इसके अलावा और बहुत से इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। अच्छा, एक हमारे गणेश वर्मा जी हैं, टीकेपी 4 में हैं। वो कह रहे हैं, नमस्ते गुरुजी, आपकी बातें सुन सुन के माइंडसेट इंप्रूव हो गया है। वाह! मैं आपके दिखाए हुए चार्ट नहीं देखता, केवल आपकी बातों पर ध्यान देता हूं। बहुत बड़ी बात अब गणेश जी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रयास मेरा रहता है कि जो कुछ हम लोग दिन भर ठोकरे खा करके सीख रहे हैं, और लगातार लर्निंग जारी है। अगर कोई आपको ये कह दे कि नहीं अब तो मार्केट में जो सीखने योग्य है सब सीख चुका हूं, बाजार कुछ नया नहीं कर सकता है, तो वो बड़ी भूल कर रहा है। बाजार की फितरत ऐसी है कि बाजार लगातार आपको सीखने पर मजबूर करता है। तो जो कुछ सीख रहे हैं वो आप तक पहुंचे, बिना किसी लाग लपेट के पहुंचे, सीधे तौर तक आप तक आए वो बात। इसीलिए ये चैनल चल रहा है, इसीलिए मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूँ गणेश जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, एक सुनील लखवानी जी का प्रश्न है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये भी। सवाल ये है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट में एवरेजिंग का सही तरीका क्या है? देखिए, एवरेजिंग क्या होती है? एवरेजिंग है कि मान लीजिए, एक मिसाल दे रहा हूं आपको, सुबेक्स का चार्ट खुला हुआ है, लेट अस से कि हमने सुबेक्स खरीदा, ब्रेकआउट आया 9 रुपए पर, चार्ट पर रेजिस्टेंस का साफ ब्रेकआउट था, खरीद लिया। अब 9 रुपए पर खरीदा और वो देखते देखते दौड़ गया, 20 रुपया हो गया, डबल हो गया। तो अब 20 रुपए पर एवरेजिंग का मतलब क्या हुआ? एवरेजिंग मतलब आपको लगेगा यार हमने तो कम ही पैसे लगाए, ज्यादा लगाने चाहिए थे। तो इसमें अब ये वैलिडेशन भी मिल गया। वैलिडेशन मतलब अब आपको इस बात की पुष्टि हो गई कि आपने ट्रेंड ठीक पहचाना था, ब्रेकआउट जेन्युइन था। कोई छोटा मोटा व्यक्ति हो जिसने नीचे के लेवल्स पर ले रखा हो, तो 2-4 रुपए ऊपर मिलेंगे तो वो भी बेच करके निकल जाएगा। तो कमजोर हाथों का सफाया भी हो गया, ये भी चार्ट पर पता लग गया। तो अब ये चार्ट मजबूत हो गया है, तो अब इसमें और पैसा डाला जा सकता है, तो इसको एवरेजिंग कहते हैं। नीचे के लेवल पर कुछ क्वांटिटी ली, थोड़ी कम क्वांटिटी हमने ऊपर के लेवल पे ले ली, और बढ़ेगा तो और ले लेंगे। इस तरह से बढ़ते हुए शेयर में अगर आप एवरेजिंग करते हैं तो इसको एवरेजिंग आप कहते हैं, या पिरामिडिंग कहते हैं। पिरामिडिंग मतलब कि जैसे मिस्र के पिरामिड्स हैं, उसमें पहले आप बड़ी क्वांटिटी लें, फिर थोड़ी सी छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से पोजीशन बनाएं, तो इसको पिरामिडिंग कहते हैं। तो पिरामिडिंग कर रहे हैं अगर आप, तो वो अच्छी एवरेजिंग है, गुड एवरेजिंग। लेकिन अगर आप पिरामिडिंग नहीं कर रहे हैं, लॉस मेकिंग शेयर में एवरेजिंग कर रहे हैं, जो कि आमतौर पर सभी लोग करते हैं, तो जितने लोग मुझे मिलते हैं वो जब एवरेजिंग की बात कर रहे होते हैं, तो वो बढ़े हुए शेयर में और प्रॉफिट बढ़ाने के उद्देश्य से एवरेजिंग की बात नहीं कर रहे होते हैं। वो किसी गिरे पड़े शेयर में जिसमें भारी नुकसान हो चुका है, उसमें और पैसा डालने की बात कर रहे होते हैं कि भाई चलो हमने सुबेक्स ले लिया बहुत ऊपर के लेवल्स पर, नीचे आया तो क्यों ना और ले लें, फिर कभी बढ़ेगा तो फिर हम निकल जाएंगे प्रॉफिट में। इस उद्देश्य से जो लोग कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एवरेजिंग डाउन। और एवरेजिंग डाउन बड़ी घातक चीज है। देखिए, एवरेजिंग डाउन की समस्या क्या है कि एक बेसिक अजम्पशन है कि बाजार तो या वो स्टॉक तो बढ़ ही जाएगा बाद में कभी ना कभी। ये आपको किसने कहा है कि जो गिर रहा है वो बढ़ेगा जरूर कभी ना कभी? कितने ही ऐसे शेयर्स हैं जो गिरते रहे, कभी रिकवर कर ही नहीं पाए, गिरते ही रहे सालों साल, और फिर कहां चले गए ना जाने। तो ये कभी मानने की भूल मत कीजिएगा कि जो गिर रहा है वो निश्चित रूप से कभी ना कभी तो रिवर्स होकर के बढ़ ही जाएगा। बहुत सारे इतिहास उठा करके देखेंगे तो एक लंबा फहरिस्त है उन शेयर्स की, जो आप देखिए कि पूरे वाइप आउट हो गए, जिनमें लोगों ने बहुत पैसा खो दिया ये सोच के कि बहुत गिर गया अब तो बढ़ेगा। हर लेवल पर बाइंग करते गए, प्राइस गिरता चला गया। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो गिर रहा है उसका बढ़ना जरूरी नहीं होता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर। चलिए, तो फाइनली वी आर कनेक्टेड, और डिस्कनेक्ट होने से पहले जो चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। और हम बात कर रहे थे कुछ चार्ट्स की, तो उनकी चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ गौतम टुटेजा साहब जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी कुछ क्षणों में बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार लौट आते हैं, चार्ट्स की चर्चा करते हैं। ये सुबेक्स का चार्ट मैंने दोबारा खोल दिया, लीजिए चार्ट की बात कर रहे हैं। आवाज ठीक आ रही है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ओके, क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज मिल रही है? अगर आवाज आ रही हो तो एक बार यस लिखिएगा। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो आवाज आ रही है सभी को, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चार्ट की, और ये चार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज द चार्ट फॉर इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो भी आप चार्ट पर देख पा रहे हैं। तो ये सबसे क्रिटिकल चार्ट लेवल्स हैं, और यहाँ हमने एलओसी डाली। अच्छा, एक हमारे साहिल मदान साहब हैं जो कह रहे हैं कि आज की अदालत 15 मिनट से एक्सटेंड कीजिए इस विघ्न के कारण। जरूर कर देंगे, खास बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल करेंगे। और इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा चल रही है। अच्छा, इस बीच एक चार्ट जिस पर सवाल आया है वो है हमारे विनोद यादव जी ने पूछा है, और वो कह रहे हैं कि माय फेवरेट मेंटोर जय श्री राम सर, प्लीज शेयर योर व्यू ऑन आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी के चार्ट को देखेंगे जिस पर अभी अभी प्रश्न किया है। तो आईआरसीटीसी, अभी हम इन्फोसिस देख रहे थे, ये आईआरसीटीसी है। और आईआरसीटीसी के चार्ट को देखें तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आया, 900 के आसपास प्राइस नीचे आया, मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। एलओसी जो है अगर आप देखें तो यहाँ इन स्तरों पर 905 रुपए पर रखी जानी चाहिए थी, तो वो लेवल टूट गया है, ब्रेकडाउन हुआ, बेरिश फ्लैग पैटर्न बना, और उसके बाद से गिरावट दिख रही है। सपोर्ट कहाँ है? 760 रुपए के आसपास सपोर्ट है। ये लेवल पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो एलओसी ऑलरेडी टूट चुकी है ऑन आईआरसीटीसी। तो देखिए कई बार क्या है, जब प्राइस में ब्रेकडाउन हो रहा होता है, एलओसी टूट रही होती है, उस समय हम लोग सोच विचार में पड़ जाते हैं कि अब इतना गिर गया है, वेट कर लेते हैं। तो एलओसी को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। एलओसी क्या है? वन सिंपल लाइन ऑन द चार्ट दैट गिव्स यू द क्लियर डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो वो लाइन जरूर मार्क कीजिए। और आईआरसीटीसी में वो रेखा 908 पर मैंने डाली हुई थी, वो रेखा भंग हो चुकी है। तो ये आईआरसीटीसी का चार्ट है जिस पर अभी अभी प्रश्न आया। और इसके अलावा किसका प्रश्न इंटरेस्टिंग है ये देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक सवाल कई बार आया है। अच्छा, ये देखिए हमारे राधे श्याम जी ने बड़ा अहम सवाल किया है। उनका सवाल ये है कि सर मैं ट्रेडिंग से एडिक्टेड हो गया हूं, इसको कैसे कंट्रोल करूं? मैं डेली 5-6 हजार रुपए प्रॉफिट कमा लेता हूं, बट प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता हूं, आफ्टरनून तक लॉस हो जाता है। भाई सबसे पहले तो चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो राधे श्याम जी, आपका सिस्टम प्रॉपर नहीं है। तो मेरा आपको निवेदन यह है कि इसको इस तरह ना देखिए कि आप शुरू में कमाते हैं, एंड में खो देते हैं। मकसद इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल हासिल क्या है आपके इस पूरे प्रयास का? पूरे प्रयास का हासिल यह है कि एंड में तो आपको नुकसान ही होता है। तो आपको सबसे पहले अपनी जो पूरी अप्रोच है, आपका जो काम करने का ढंग है, स्टॉक सिलेक्शन है, रिस्क है, इन तमाम चीजों को रिविजिट करना चाहिए, दोबारा से देखिए इसको। तो होता क्या है कि हमें कई बार ये गलत फहमी होती है कि हाँ हम अच्छी ट्रेडिंग करते हैं या हमें ट्रेडिंग समझ आती है, लेकिन असल में पूछें तो हमारे सिस्टम्स बहुत कमजोर होते हैं, हमारा रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही कहें कि इमैच्योर होता है, और उस वजह से इवेंचुअली लॉस हो जाता है। तो आपको राधे श्याम जी अपने रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना है। अगर ये काम सीरियसली करना है, इसमें आगे जाना है और इसमें इतना समय देना है, पैसा लगाना है, तो इसको ठीक ढंग से करना चाहिए, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो इसको सीखिए, थोड़ा समय दीजिए, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन यू हैव टू वर्क हार्ड एंड बिल्ड अ सिस्टम ऑन इट। तो ये अभी अभी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच गेम स्टार 70 का एक प्रश्न मैं ले लेता हूं, और इनका प्रश्न है कि फेडरल बैंक फाइनेंस, चलिए इस पर, और क्रिप्टो के फ्यूचर पर सवाल है उनका, तो क्रिप्टो पर मैं बात करूंगा। और मनीष शर्मा जी कह रहे हैं कि अच्छा, वो पूछ रहे हैं मोमेंटम मैट्रिक्स में बीएससी और डिक्सन क्यों नहीं हमने लिया है। ठीक है, सारे शेयर नहीं ले सकते हैं मनीष जी, तो हर चीज के अपने मापदंड रूल्स होते हैं, तो उस हिसाब से काम होता है। रहा सवाल गेम स्टार 70 के सवाल का कि भाई क्रिप्टो का भविष्य भारत में क्या है, तो क्रिप्टो का भविष्य भारत में वैसा ही है जैसे क्रिप्टो का भविष्य कहीं और है। क्रिप्टो एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल इनोवेशन है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसको लेकर के मुझे लगता है कि जब भी कोई नई चीज आती है, कोई ऐसी चीज आती है जो कि बड़ा डिस्ट्रप्शन कायम कर सकती है, तो लोग तुरंत जो है डिफेंसिव हो जाते हैं, गवर्नमेंट्स भी और रेगुलेटर्स भी डिफेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि उस चीज का मिसयूज बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जो क्रिप्टो में भी हो रहा है। और इसी वजह से नियम जो है वो इस तरह के बने हुए हैं, और जो अथॉरिटीज हैं वो भी इसको लेकर के चिंतित हैं। लेकिन विद टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आप देखेंगे कि कुछ चेंजेस आएंगे, रूल्स इस तरह के बनेंगे, और उसके बाद क्रिप्टो जो है वो वापस से इस्तेमाल में आने लगेगा। तो थोड़ा सा वक्त देना है, और आप इसको टाइम देंगे तो दिस विल बिकम मेन स्ट्रीम। बट जब तक इसको लेकर के लेजिस्लेशन, लीगैलिटी क्लियर नहीं है, तब तक क्या जरूरत है कि हम इसकी ओर ध्यान दें? देखिए हमारे पास इतने विकल्प हैं, हमारे अपने जो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स हैं
वो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं और उनसे इतना पैसा बन रहा है, लोगों ने इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट की है, तो ऐसी चीज में पैसा डालकर या रिस्क लेकर कोई फायदा नहीं है जहां पर लेजिस्लेशन और लीगैलिटी प्रॉपर नहीं हो। तो जब कभी क्रिप्टो भारत में मेन स्ट्रीम में आएगा, इसके फंड्स क्रिएट होंगे, इसको मान्यता मिल जाएगी, तब उसमें हिस्सा लीजिएगा। बट तब तक जो है उस चीजों पर फोकस करें जो कि आप लीगली सही ढंग से कर सकते हैं। एक सवाल आया है हमारे सचिन जी का, और उनका प्रश्न है एंजल वन पर, और एक सवाल आया है हमारे सागर सुपल जी का, उनका सवाल है टानला पर। तो दोनों चार्ट्स देखेंगे, एंजल वन जहां पर कि क्या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ये है प्रश्न। तो आइए फटाफट चार्ट देखते हैं। और हाँ, गौतम टुटेजा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले एंजल वन के चार्ट को आइए देखें। तो ये आपके सामने एंजल वन का चार्ट है, और एंजल वन के इस चार्ट को देखें गौर से, तो आपको यहाँ पर ये पैटर्न नजर आएगा जिसकी चर्चा अभी सचिन जी ने की है कि क्या यहाँ बहुत विशाल काय इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है। निश्चित बना है, बड़ा ब्रेकआउट भी इस सप्ताह आया। आपने देखा कि इस सप्ताह एक ही वीक में इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और लगभग 13% ऊपर आकर बंद हुआ। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये विशाल हेड है, ये राइट शोल्डर है, ये ब्रेकआउट लेवल है। नेकलाइन डाल देते हैं चार्ट पर। नेकलाइन डालने के लिए इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ क्यों जोड़ देंगे, तो ये नेकलाइन बन जाएगी। इसकी गहराई मापें तो ये 3100 है और ये 2100 है, तो 1000 अंकों की गहराई है। अगर आपको 3000 में 1000 जोड़ दें तो लगभग 4000 के लेवल्स आते हैं, लेकिन उससे पहले ये 3700-3800 पर एक रेजिस्टेंस है। देखिए, कभी भी पैटर्न का कोई लक्ष्य निकाला आपने, लेकिन उससे पहले एक रेजिस्टेंस आपको चार्ट पर नजर आती दिखती है, तो हमेशा जो लेवल नीचे है उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है आपको, क्योंकि वो पहले हिट होगा और वहां पर भी सेलिंग का दबाव आएगा। तो इस चार्ट को देखें तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बिल्कुल बना हुआ है और उसका 1000 अंकों का उसकी डेप्थ है उस पैटर्न की। तो ये आपके सामने चार्ट स्ट्रक्चर है फॉर एंजल वन। तो पैटर्न आपने ठीक पहचाना है, बिल्कुल, इसमें कोई राय नहीं। ये पैटर्न पहचाना था सचिन जी ने, और उनका प्रश्न था कि क्या 3900 जो कि रेजिस्टेंस का लेवल है या 4200 जो कि पैटर्न का टारगेट है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले उस लेवल को तरजीह दीजिए जो पहले आने वाला है, जो पहले इंटरसीड करेगा, वो लेवल इंपॉर्टेंट है, और वो लेवल है रेजिस्टेंस का लेवल, यानी कि लगभग 3800 का, जिसकी चर्चा अभी हमने की। अच्छा, एक सागर जी पूछ रहे थे टानला के बारे में कि टानला का चार्ट एक नजर देखिए। तो लीजिए टानला आपके सामने, ये टानला प्लेटफॉर्म्स, बड़ा ब्रेकडाउन हुआ चार्ट पर 900 के नीचे, उसके बाद हम गिरावट देख रहे हैं। ये वीकली चार्ट है, और टानला में भी एक दौर था, बहुत जबरदस्त पैसा बना। उसके बाद हमने कंसोलिडेशन, वीकनेस, लोअर पीक्स देखी। एलओसी अगर आप डालें इस चार्ट पर, ये वीकली चार्ट है, तो मैं एलओसी डाल देता हूं। ये आपकी एलओसी हो गई। इस लेवल के नीचे तो कोई लॉजिक नहीं है। ये पहले ब्रेकआउट का लेवल था, बाद में सपोर्ट का लेवल बना, और इसका टूटना जो है ये बहुत अहमियत रखता है। तो 814, 815 ये ब्रेकडाउन लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल। अब इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है देखें चार्ट पर जल्दी से। तो आप देखेंगे कि भाई ये जो लेवल है 2023 का लो है, ये 521, तो बहुत दूर है। तो नीचे लेवल दूर है, और रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस आपको 820 पर दिखेगी। तो कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर है। निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, ये लाइफ टाइम लो के करीब ट्रेड कर रहा है, लाइफ टाइम नहीं तो करीबन कई महीनों का लो है। तो कमजोरी दिखा रहा है चार्ट, तो इसलिए ऐसे चार्ट से थोड़ा बचाव करेंगे, अपने लेवल्स ठीक से मार करके चलेंगे, स्टॉक सिलेक्शन अच्छा रखेंगे। देखिए, सारा खेल क्या है, सारा खेल है सही शेयर के चुनाव का। बाजार में देखिए क्या है सबसे बड़ी बात, यू हैव टू चूज स्टॉक्स करेक्टली। एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग थोड़ी सी खराब हो जाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, कोई आसमान नहीं गिर पड़ता है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन अच्छा नहीं है, तो आप चाहे टाइमिंग कितनी ही अच्छी कर ले, उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो टाइमिंग से ज्यादा जरूरी चीज है सिलेक्शन। तो अभी जो स्टॉक्स चल रहे हैं, जहां मोमेंटम है, जहां ब्रेकआउट्स हैं, वहां फोकस कीजिए, बजाय इसके कि ऐसे शेयर्स पर फोकस करें जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये टानला पर सवाल आया। ओके, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए, तो बहुत सारे सवाल आए हैं, और इन लेकिन उससे पहले गौतम टुटेजा जी को जोड़ लेते हैं अपने साथ। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, और बीच में हमारा डिस्ट्रप्शन हो गया, इस वजह से गौतम जी को वक्त पर हम नहीं ले पाए। लेकिन नाउ वी आर इन द पोजीशन कि हम जोड़ पाए। तो देखते हैं कि क्या गौतम जी से बातचीत हो पाए। गौतम जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, पूरी आवाज आ रही है, क्लियर। अरे वाह, बहुत बढ़िया गौतम जी, धन्यवाद आपका आज अदालत में आने के लिए और इतने पेशेंटली वेट करने के लिए। और देखिए, एक चीज बाजार आपको सिखाता है, और वो है पेशेंस, पेशेंस। क्योंकि पेशेंस के बिना आप ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में सफल नहीं हो पाते। हम चाहते हैं स्टॉक खरीदें, तुरंत बढ़ जाए,
और उसी तरह हम चाहते हैं अदालत में आए और तुरंत बातचीत हो जाए, लेकिन वेट करना पड़ता है। तो हमारे गौतम जी ने आज इस बड़ी ट्रेडिंग स्किल का आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है। तो गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं गौतम जी, ये बताइए। सर मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ अच्छा, और बहुत बढ़िया। पिछले 4-5 साल से ऑलरेडी मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। जब हम्म। मार्केट में जुड़ा तो ही इसे फॉर्चुनेट कहो या जो भी चीज़ कहो, आपसे जी बिजनेस देखते थे तो इंटरेस्ट आता, जी बिजनेस के थ्रू आपसे जुड़े, NSE जी 13 की क्लासेस ली, काफ़ी सारी ट्रेनिंग ली। उस चीज़ों के बाद समझ आया कि हाँ, कहाँ से क्या स्टार्ट करना चाहिए। अभी जो कर रहे हैं वो सिर्फ स्पेकुलेशन, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि हाँ, अगर उस पे बताया गया है तो ले लो, बट ये नहीं पता होता एंट्री कब लेनी है, कैसे लेनी है और एग्जिट कहाँ लेनी है। तो वो काफ़ी चीज़ों में डिस्टर्बेंस आ जाती थी। जी। तो बस वही लगता था कि कोई ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, कोई गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो वहीं से आपसे जुड़े और उसके बाद तो ट्रेडिंग करियर पार्ट टाइम चल रहा है, अब फुल टाइम नहीं जी। करा। फुल टाइम के लिए कोई अभी चीज़ें और भी बहुत सारी हैं। तो जो अभी चीज़ें समझ आती हैं उसमें ये है कि एटलीस्ट आपको पता लगता है कि पेशेंटली आपको वेट करना चाहिए चीज़ों के लिए, अपने प्रॉपर एंट्री के लिए वेट करना चाहिए। ऊपर जाके ज़बरदस्ती, जैसे हम इनिशियली जिस टाइम पे मार्केट में नए-नए जुड़े थे तो ये होता था कि हाँ, अभी ये शेयर भाग रहा है तो यहीं पकड़ लो। बट धीरे-धीरे समझ आया कि नहीं, ये अगर ऊपर जा रहा है तो अपने टाइम के साथ नीचे भी आएगा। जहाँ पे आपको प्रॉपर सेटअप दिखे, कोई चार्ट बनता हुआ दिखे, कोई पैटर्न बनता हुआ दिखे सही, वहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो एटलीस्ट आपके पास एक स्कोप होता है कि आप सही निर्णय लेके आगे सही प्रॉपर उसमें पैसा बना पाओगे। तो और अभी वैसा जैसे आप गौतम जी अभी जो निवेश कर रहे हैं, आपने कहा कि पेशेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही बातचीत आज हमारी चल रही है कि पेशेंस जी। कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये बताइए कि आप अभी जो निवेश कर रहे हैं, हुँ, जो पहले ट्रेड करते थे, जैसे उससे पहले से भी ट्रेड कर रहे हैं, और 2000 आपने 2020 2020 से 2020 शुरू किया, राइट? जी, कोविड के बाद से। कोविड के बाद से शुरू किया, उसके बाद कुछ गलतियां की और फिर इवेंचुअली आप जो है सीख करके अब कर रहे हैं। तो क्या जी। डिफरेंस महसूस करते हैं आप अपनी अप्रोच में, कि पहले जब करते थे, जब शुरुआत की थी, आज आप करते हैं? मतलब कौन सी वो 2-3 चीजें हैं जो आपको लगता है कि भाई ये चीजें ठीक कर ले व्यक्ति, तो रीजनेबल चांस है कि उसको सफलता मिलेगी? सर रीजनेबल चांस हर चीज़ में होता है, मुझे लगता है रीजनेबल चांस हर जगह दिख जाता है। बट अगेन आपको अपने सेटअप पे और अपनी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि जैसे आप कहीं पे कोई चार्ट पैटर्न्स के थ्रू अगर आप देख रहे हो, कोई सेटअप आपका बन रहा है, लेट्स से कोई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है या किसी सपोर्ट के पास ऐसा कोई पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से एंट्री लेके कॉन्फिडेंट हो पाते हो कि हाँ, अच्छा, यहाँ तो से मतलब मैं इतना आपकी टाइम स्ट्रेटेजी दूंगा। रहती है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के करीब, मतलब स्ट्रक्चर देखकर चार्ट का, फिर उसको राइट। ट्रेड लेते हैं। या बहुत तो बढ़िया। सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू या फिर मार्केट में कोई एनवायरनमेंट ऐसा चेंज हो रहा है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आगे फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है। जैसे अब सब जगह पे उस चीजों के लिए प्रयास हो रही है, गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ईवी और सोलर एक अपकमिंग सेक्टर जो आगे आने वाले 5-10 सालों में इनफैक्ट अभी बहुत ग्रो करेगा, मुझे लगता है ऐसा। तो आप ऐसी ऐसी चीजों में छोटे सेक्टर्स, मतलब इन सेक्टर्स के अंदर एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स पकड़ो, जहां पे जी। आप ऐसे स्टॉक्स देख रहे हो जो अभी ग्रो करने के लिए पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो आज नहीं, हम्म। बट अगले आने वाले 5-10 सालों में डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। तो उन पे समझा। रिसर्च करना, उन पे थोड़ा बहुत पढ़ना कि कहाँ क्या चल रहा है, कोई छोटी कंपनी ऐसी कौन सी है जो आगे बड़ा पोटेंशियल रखती है अपने अंदर, वो सब तो चीजों मतलब पे एक काम मैक्रो करना है। ट्रेंड देखते हैं, उसके बाद चार्ट स्ट्रक्चर देख करके निवेश करते हैं, गौतम जी। जी, जी, जी। तो गौतम जी अब ये बताइए कि आगे आने वाले समय में आपके प्लान्स क्या हैं? आपने कहा कि अभी फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ, पार्ट टाइम करता हूँ, तो इसको जी। फुल टाइम करना चाहते हैं आगे चलकर? सर फुल टाइम करना चाहता हूँ, बट फुल टाइम के साथ मुझे लगता है अगर आप और कोई जैसे मेजरली इन्वेस्ट, मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग और जो अपना स्विंग ट्रेड होता है उसी पे काम करता हूँ। ऑप्शंस हम्म। में मैंने बहुत बार करा है बट मुझे लॉसेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि यार एक आपके लिए एक स्ट्रैटेजी होती है आपके माइंड में कि आप किस चीज के लिए ज्यादा परफेक्ट हो अभी। फूटेड तो हो, जब तक ठीक आप है। ऑप्शंस को सीख ना जाओ ढंग से, उनमें ट्रेड हम्म। नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस जितना जल्दी आपको पैसा बना के दिखाते हैं उससे डबल स्पीड से आपसे पैसा ले जाते हैं वापस। ठीक तो बात मेरे है, साथ बिल्कुल काफी ठीक बार है। होता है ऐसा, तो ऑप्शंस में मेरा हाथ नहीं बैठता इतना सही। बट ये हम्म। है कि मैं साथ साथ पिछले 4 साल से साथ में इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ इसी तरीके से। तो मुझे हम्म। कभी ऑप्शंस के थ्रू कभी लॉस भी होता है तो मुझे दिखता है कि हाँ, मेरे पास एक और चीज है जो मुझे पैसा बना के दे रही है। तो मैं उस हम्म। पैसे को वहां से फंड कर लेता हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ, मैंने कुछ अपना इन्वेस्टिंग कर लिया और वहां से कुछ स्विंग ट्रेड से पैसा बनाया, तो लॉस में अगर लॉस हो भी गया मुझे, तो मेरे को पता है कि हाँ, इतना लॉस हुआ है, तो यहाँ से मैं दूसरी जगह से बना चुका हूँ उतना पैसा। मेरे ऑल इन ऑल मैं नेट प्रॉफिट देखता हूँ कि हाँ, मुझे इतना बन रहा है ना, कोई बात नहीं। तो जब जी, तक आप बहुत बढ़िया। ऑप्शंस को सीख ना जाए तब तक उसमें जितना दूरी बनाए रखे उतना और अच्छा। जरूरी नहीं कि देखिए सब कुछ करना चाहिए। देखिए एक बहुत जी। अच्छी बात अभी कही गौतम जी ने, उन्होंने कहा कि भी शायद आप उसके लिए सूटेड नहीं है, तो ऑप्शन जो है, जरूरी नहीं कि अब देखिए लोगों को ऐसा लगता है कि बाजार में पैसा कमाना है तो ऑप्शन ही करने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी जीवन में एक ऑप्शन बाय नहीं किया है, कोई कॉल, कोई पुट, कोई फ्यूचर कभी नहीं किया है, डेरिवेटिव्स को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन बहुत जबरदस्त पैसा बनाया है। तो इसलिए बिल्कुल भी ये कभी मत सोचिए कि अगर आपको काम करना है, ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो उसमें जरूरी है कि डेरिवेटिव्स करना ही पड़ेगा या ऑप्शन करने ही पड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऑप्शन में रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपने कई बार कोशिश की जैसे अभी गौतम जी बता रहे थे, और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो छोड़ दीजिए। बाजार तो देखिए इतना बड़ा महासागर है,
आपका जिस चीज में अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आपको जो चीज करने में आपको लगता है कि नहीं ये चीज मुझे ठीक से समझ आती है, आप वो कीजिए। तो अपनी जो स्किल है, कोर कॉम्पिटेंस है, उसको इस्तेमाल कीजिए और उस तक ही फोकस रहिए। तो बहुत अच्छी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें गौतम जी ने कही। आई फुली एग्री। तो गौतम जी, अब जो आपका फोकस है वो है कि स्विंग ट्रेड करते हैं और जी इन्वेस्टिंग करते हैं और उससे जो जी। है अपना काम चलाते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट महसूस होता है आपको? जैसे लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखे तो बड़ा अच्छा दिख रहा था और स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से वही शेयर कमजोर दिखता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते सर लॉन्ग टर्म बेसिस पे जैसे हम यूजुअली मंथली और वीकली दोनों देखता हूं मैं, बट मुझे हैं? लगता है कि अगर आप मंथली पे आपको कोई चीज अच्छी दिख रही है तो उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आके अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री कहाँ मिल रही है। ठीक है, मतलब आप मल्टी टाइम फ्रेम देखते हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट से स्टॉक सिलेक्शन और शॉर्ट टर्म चार्ट से टाइमिंग, राइट? ठीक। गौतम जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन गौतम जी आवाज आ रही? हाँ सर, अभी कनेक्ट हो गया दोबारा। हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जी जी। आप शायद लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म चार्ट जी, से टाइमिंग कर रहे शॉर्ट हैं, टर्म राइट? टाइम्स पे एंट्री ले रहे हैं, और अगर उसके बाद भी अगर मुझे लगता है कि मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि अभी हमारा निफ्टी या बैंक निफ्टी के उनके अगर कंपोनेंट में वो पार्ट आ रहा है और वो अगर रेजिस्टेंस पे खड़े हैं तो लेट्स से एक बार उस पर थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर वो रेजिस्टेंस पार हो रही है तो हमारे लिए एक ज्यादा कंफर्म एंट्री प्लान हो सकती है उसमें। तो या फिर हम उसमें एक छोटी एंट्री प्लान करते हैं, पूरा कैपिटल एक बारी में डिप्लॉय नहीं करते। ओके, बहुत बढ़िया गौतम जी, और बहुत शानदार आपने रिस्क मैनेजमेंट रखा हुआ है और बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और बहुत क्लैरिटी है, और ये सबसे अच्छी बात है। देखिए, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, अंडररेटेड क्वालिटी है, दैट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट। आप सब कुछ करना चाहेंगे, कभी सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल। आप वो कीजिए जो आपको आता है, जिसमें आपको सफलता मिल रही है, और सबको पता होता है कि उनको सफलता कहाँ मिलेगी। देखिए, कितने ही लोग मुझे अपने रिजल्ट्स लेकर के आते हैं कि देखिए सर, मैंने इन्वेस्टिंग में ये सब कमाया, तो लेकिन मुझे ऑप्शन में इतना लॉस हो गया। तो मेरा सवाल उनसे ये होता है कि जब तुम्हें इन्वेस्टिंग में पैसा बन रहा है, जब तुम्हें ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में पैसा बन रहा है, तो तुम्हें ऑप्शंस क्यों करने हैं? या कुछ लोग होते हैं जिनकी स्थिति बिल्कुल उलट होती है, ऑप्शन में तो कमा रहे होते हैं और बाकी चीजों में नुकसान हो रहा होता है। तो जो भी आपकी स्किल है, आप उस पर फोकस करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैसेज हमें गौतम जी ने दिया फ्रॉम हिज लाइफ एक्सपीरियंस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौतम जी, बहुत पेशेंटली थैंक वेट यू करने सर। के लिए और आज अदालत में हिस्सा लेने के लिए और लोगों को इंस्पायर करने के लिए। धन्यवाद आपका। सर आपने बहुत इंस्पायर करा मुझे, तो आप ही से सब चीजें सीखी हैं एंड डेफिनेटली आगे भी फ्यूचर में भी आपको फॉलो अभी भी कर रहे हैं पास से और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे गौतम जी हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और निवेश कर रहे हैं, और निवेश में सफलता भी उन्हें मिल रही है। चलिए, इस बीच बहुत सारे सवाल जुड़ गए थे जब अभी हम चर्चा कर रहे थे। एक प्रशांत गाड़गे जी ने पूछा है कि भाई ये जो फर्स्ट निवेश क्रांति होने वाला है, इसके बारे में जरा कुछ बता दीजिए। तो ये फर्स्ट निवेश क्रांति 15 दिसंबर को हो रहा है और ये अपनी तरह का एक विशेष कार्यक्रम होगा। 15 दिसंबर को होगा, एक वेबिनार हो रहा है जिसमें कि हम 5 शेयर्स फॉर 5 महीने, अगले 5 महीनों के लिए 5 जबरदस्त चार्ट्स तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा शेयर्स की जरूरत नहीं होती है। आज के इस अदालत का थीम भी जानते हैं क्या है? थीम यह है कि वन स्टॉक कैन चेंज योर लाइफ, और ये मेरे अपने जीवन में हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि एक अच्छा चार्ट चाहिए बस आपको, जो आपको उस लेवल तक पहुंचा सकता है, मल्टीफोल्ड रिटर्न देता है, प्रोवाइडेड आप सही निवेश करें। मतलब छोटा निवेश ना किया हो, ठीक ठाक क्वांटिटी में किया हो। दूसरे, आप उसको होल्ड कर पाएं जब वो बढ़ रहा हो। और अगर आप ये मान करके चलते हैं कि हाँ यही वो शेयर है, ये आपको पहले समझ आ जाए, और आप जब तक उसका ट्रेंड समाप्त ना हो तब तक उससे होल्ड कर लें, तो दैट वन इन्वेस्टमेंट कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म योर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जर्नी। तो ये चीज याद रखिएगा, और यही फोकस है आज की हमारी अदालत का। तो 5 ऐसे शेयर्स तक कैसे पहुंचा जाए, ये हम उस वेबिनार में जानेंगे जो कि 15 तारीख को हो रहा है। अच्छा, इस बीच देखिए और बहुत से इंटरेस्टिंग सवाल है। कुछ सवाल मैं केएम साहब ने बड़ी अच्छी एक चीज लिखी है, और ये कई बार लोग कहते हैं कि भाई आप हमें देर से क्यों मिले। अरे, जब मिले तभी अच्छा है। सब कुछ मुकद्दर में होता है केएम साहब, तो जब जिसका जहां मिलना होता है वही वो मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी भेंट हुई और हम सब लोग आपस में जुड़े हुए। देखिए, इतनी अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है, सब एक दूसरे को जानने लगे हैं। कितने आप में से ऐसे लोग हैं जिनके मैं कभी साक्षात दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन आप लोगों के नाम मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं, अगर वो नहीं आए अदालत में तो मैं देखने लगता हूँ कि अरे अरे अरे, आज कॉटन, आज ये डोनट 100 क्यों नहीं आए, या आज ये फला व्यक्ति क्यों नहीं आए, क्योंकि हर सप्ताह आपको अदालत में देखने की आदत हो जाती है। तो ये हमारा एक परिवार बन गया, एक कम्युनिटी बन गई है, और यही सबसे बड़ी देन है हमारे इस चैनल की, कि हम सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, पूरे बाजार का ब्यौरा लेते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं नया। जैसे अभी गौतम जी सिखा गए कि भाई आपको फोकस उसी चीज पर करना चाहिए जिसमें आपको सफलता मिल रही हो, इधर उधर सारी चीजें करने का प्रयास न करें। चलिए, अच्छा, एक रूबी मैन ने शायद कोई सवाल किया था, मैं भूल गया लेना, तो दोबारा सवाल करेंगे तो मैं ले लूंगा। और हाँ, मनमीत जी पूछ रहे हैं कि आपके बाजार के अलावा लाइफ लेसन्स भी आपसे सीखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनमीत जी, थैंक यू सो मच। और आपने बड़ा अच्छा ये लिखा, धन्यवाद आपका। और प्रयास मेरा रहता है कि भाई सभी लोग अपने जीवन में बेहतर करें और बाजार का इस्तेमाल करें। बाजार इज अ पावरफुल, वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म
that allows you to participate and that allows you to make money from the growth of the economy. तो इकोनॉमी तो देखिए बढ़ती रहेगी। अब आप कितना ही परेशान हो जाएं कि देखिए धनी और धनी हो रहे हैं, पैसे वाला व्यक्ति और पैसे वाला हो रहा है, या अडानी के शेयर्स इतने बढ़ रहे हैं, अंबानी के शेयर्स इतने बढ़ रहे हैं, बहुत से लोग इसको लेकर के बड़े चिढ़े रहते हैं। देखिए एक अप्रोच ये है कि आप चिढ़ते रहें, आप परेशान रहें हमेशा कि भाई देखिए इनकी वेल्थ इतनी बढ़ रही है। दूसरी अप्रोच ये है कि यू कैन पार्टिसिपेट अलोंग साइड, यानी आप भी चाहें तो इसमें हिस्सा ले सकते हैं, और जो हिस्सा लेना चाहते हैं उसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा मार्केट है। तो जो वेल्थ बनेगी हमारे मार्केट में वो जबरदस्त होगी आने वाले समय में, पहले भी रही है और आगे भी रहेगी। केवल आपको इरादा करना है और एक उस शेयर तक पहुंचना है जो आपका भी जीवन बदल दे। तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कमेंट्स आ रहे हैं। एक कमेंट जो अभी अभी मैंने पढ़ा, अभी नजर गई थी, बड़ा इंटरेस्टिंग था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमारे अनिल धैया साहब हैं जो लिख रहे हैं स्मॉल कंट्रीब्यूशन कैन चेंज द होल सिनेरियो ऑफ द कंट्री। जो आप कर रहे हो उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आपका प्रेम है अनिल जी। और उनके अलावा ठीक है, एक सवाल हमें किया है, अच्छा नारायण हुदाले पर कई सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो एक बार मैं नारायण हुदाले को भी लेता हूं। और एक तलहा शेख, अच्छा इनका सवाल है कि आई एम 16 ईयर ओल्ड लर्निंग टू ट्रेड इन इक्विटी फ्रॉम 1 to 2 years, एनी गाइडेंस फ्रॉम यू एज एन एक्सपर्ट कैन हेल्प मी अलॉट। अच्छा, तो देखिए तलहा जी, सबसे पहले तो आप इस उम्र में इन दिस यंग एज अगर आप इसको सीख रहे हैं तो थिंक ऑफ दिस एज अ करियर चॉइस, नो डोंट थिंक ऑफ इट एज एन इमीडिएट गेन मैकेनिज्म जिसमें कि आप अभी हिस्सा ले तुरंत कुछ पैसा बन जाए, वो इरादा मत रखिए। या पॉकेट मनी निकालने के लिए, शॉर्ट टर्म करने के लिए, कुछ पैसा बनाने के लिए, वो इरादा मत रखिए, चाहे कितना ही उसका इंपल्स हो आपके अंदर। इसको करियर की तरह देखिए। अब किसी भी करियर में आपको आगे बढ़ना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले उससे जुड़ी पूरी जो एजुकेशन है वो हासिल करेंगे, कहीं पे अप्रेंटिसशिप करेंगे, थोड़ा सीखेंगे। जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कभी उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो वो अप्रोच रखिए, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म अप्रोच रखिए, और फिर आप देखेंगे ग्रेजुअली यू विल गेट देयर। तो शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस ना करके, ये ना सोच करके कि तुरंत पहले दिन से ही पैसा कमाना है। आप ये सोचें कि 6 महीना, 8 महीना, 2 साल, 3 साल इसको सीखना है बस, और सीखने के इरादे से आप काम करेंगे, स्पेशली एट योर एज। और साथ में अपनी एजुकेशन भी चलाइए, तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। तो एजुकेशन कीजिए और साथ में धीरे धीरे करके इसको सीखिए, और एक समय आएगा खुद ब खुद आपको इसमें नई राह मिलेगी, नया डायरेक्शन मिलेगा। आपको समझ आ जाएगा कि आप किस चीज के लिए बने हुए हैं। आपको ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई जॉब करनी है, ये सारी चीजें आपके मन में आ जाएंगी। देखिए जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति शेयर बाजार के बारे में जानता हो वो ट्रेडर ही बने, वो इन्वेस्टर बन सकता है, वो पार्ट टाइम इन्वेस्टर बन सकता है, वो आगे चलकर जिस कारोबार में हो, जिस व्यवसाय में हो, अपनी सेविंग्स को बेहतर ढंग से इन्वेस्ट कर सकता है। और कुछ ना बने, वो अगर किसी ब्रोकिंग फर्म में, किसी रिसर्च हाउस में, किसी फंड हाउस में जॉब करता है आगे चलकर, तो उसमें भी ये नॉलेज ये काम आता है। तो इसको एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लगा करके, लॉन्ग टर्म अप्रोच मान करके करिए, तो आपको जरूर इससे बहुत फायदा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी ओर से। ओहो, अच्छा इसके अलावा चलिए 2 सवाल मैं लेता हूं। एक तो लोढ़ा पर बहुत सारे सवाल है और एक नारायण हृदयालय पर है, तो 2 ये चार्ट्स जो हैं इनको आइए झट से देख लेते हैं। तो ये आपके सामने लोढ़ा फ्यूचर में आ गया है। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये इसका वीकली चार्ट है। एलओसी मैंने डाली हुई है, कुछ उछाल आया है, रेजिस्टेंस यहाँ पर चार्ट पर दिख रही 1400 पर, ये एक अतिरिक्त रेखा, इसको हटा देते हैं। तो अगला जो रेजिस्टेंस है 1400 पार होगा तो फिर 1600, सिंपल सा चार्ट है। सपोर्ट आपके सामने मार्क्ड है। ये 1100 की रेखा को थोड़ा और नीचे कर दीजिए और इसको यहाँ ले आए, तो ये 1080 के आसपास लेखा रहेगी। ब्रेकआउट आ गया है चार्ट पर, डबल बॉटम बन रहा है, तो ठीक है चार्ट का स्ट्रक्चर। अब लाइन यहाँ पर जरूर मार्क कर लीजिएगा, ये एलओसी है, और याद रखिए कि अब इसका शुमार फ्यूचर्स में भी हो गया है। नारायण हृदयालय यानी कि एनएच, ये आपके सामने चार्ट है। बड़ा इंटरेस्टिंग मूव आया इस सप्ताह, हॉस्पिटल स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एनएच में नया मोमेंटम है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की रेखाएं पहले से अंकित हैं। तो इन लाइंस को मार्क कर लेंगे, फिर चार्ट में देखने लायक कुछ बचेगा ही नहीं, बाकी सब सुपरफ्लुअस है, अतिरिक्त है। आपको केवल फोकस करना है, जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो ये 2 लाइंस हैं जो चार्ट पर मैंने अंकित की। तो यह स्थिति फिलहाल चार्ट्स की, कई सारे चार्ट्स का जिक्र हम लोगों ने किया, और बाजार की टोहली आज कुछ समस्याएं पेश आई, हमारे कनेक्शन में कनेक्टिविटी की कुछ समस्याएं पेश आई, लेकिन जो अंत भला सब भला। तो उतार चढ़ाव के साथ ही बाजार भी चलता है, और उतार चढ़ाव के साथ ही आज की अदालत भी अपने गंतव्य तक पहुंची है। लेकिन आप सब लोगों ने पूरा साथ दिया,
और इंतजार किया, जिस समय डिसरप्शन हो उस समय भी आप लोग वेट कर रहे थे, इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा, एक हमारे विपुल चावड़ा साहब हैं, वो बड़े नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं आप मेरा सवाल नहीं लेते हैं, और उनका सवाल है ये अपना बीएलएस इंटरनेशनल पर। तो झट से इनका एक सवाल ले लेता हूं अदालत आज बंद करने से पहले। बीएलएस, ये है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज, ये चार्ट है। देखिए स्ट्रक्चर स्ट्रांग हुआ है, लगातार ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, गजब की तेजी बनी है। एलओसी यूं डाल दीजिए, ये एलओसी कहलाएगी, 350 रुपए के आसपास का लेवल है। रेजिस्टेंस यहां दिख रही है आपको, हायर बॉटम बन रहे हैं। देखिए एक चीज नोटिस करेंगे कि लगातार 4-5 सालों से हायर बॉटम बना रहा है स्टॉक, तो कुल मिलाकर के ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। आप यहाँ 350 पे एक एलओसी जरूर डाल दीजिएगा इस चार्ट को जब देखने बैठे, और बाकी चार्ट को एनालाइज कीजिए, लाइफ टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है, तो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है जिस पर अभी अभी आपने प्रश्न किया। ओके, चलिए और सवाल नहीं लूंगा, और आप सबका फिर एक बार धन्यवाद अवश्य करूंगा आज की अदालत पे जुड़ने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे? कल मिलेंगे, क्योंकि कल है रविवार, और रविवार को आता है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स मार्केट के कौन से हैं, सबसे सीखने योग्य चार्ट्स कौन से हैं, इनकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो कल के कार्यक्रम में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स आपके लिए लेकर के आऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। और एक हमारे नितिन जी का एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कॉमेंट उन्होंने लिखा है, वो ये कह रहे हैं कि जैसे गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु रूप में आप मिल गए हैं, पर ज्ञान की समीक्षा जरूरी है, और मार्केट में मैं कर पाया हूं, उसके लिए उसका रिव्यू कैसे हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है नितिन जी, और आपने फूड फॉर थॉट मुझे भी दिया है, तो जरूर इस पर मैं विचार करूंगा, और कुछ ना कुछ आपको इसके बारे में जरूर कोई ना कोई तरीका निकालूंगा कि आप भी हमसे जुड़ पाए इस तरह से। रूबी मैन का एक सवाल था करूर वायसिया और इन्फोबीम पर, मैं जरूर इसको अगली अदालत में हम इसको शामिल करेंगे सवाल को। आज की अदालत का समय यही समाप्त हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की अदालत में जुड़ने के लिए, पेशेंटली वेट करने के लिए। कल मिलेंगे चार्ट ऑफ द वीक में, नए चार्ट्स की चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।